हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th के साइंस चैप्टर 12 फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन पढ़ेंगे। एक दिन शाम को बूझो एक बूढ़े व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उनका परिचय अपने दोस्तों से करवाया। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें ये बताया कि कई लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितना हमारे फेफड़े, इसीलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे और अंततः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। विजिट टू अ फॉरेस्ट। एक संडे को सुबह बच्चे चाकू, हैंड लेंस, छड़ी और नोटबुक जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के पास के वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है क्योंकि वो मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। बच्चे को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गईं। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती थी। फिर टीबू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का अच्छे से दृश्य देख सकें। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रहा था। अलग अलग वृक्ष के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। यद्यपि आवरण समान रूप से हरा नहीं था, वहाँ का वातावरण शांत था और ठंडी हवा धीमी गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफ़ी तरोताज़ा और खुश हो गए। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाहट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की और कुछ अलग अलग ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा क्योंकि ये वहाँ सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्ष पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे, जिससे वहाँ विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए थे। और जंतुओं को सचेत करने के लिए अलग अलग प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। टीबू ने यह भी बताया कि शुकर, वराह या सुअर, गौर यानी कि बाइसन, गीदड़, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। बूझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने क्लास 6 में
वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था। अब वे खुद देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पौधों के लिए एक रहने का स्थान या आश्रय आवास प्रदान करता है। जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वो उबड़-खाबड़ थी और कई वृक्षों से ढकी हुई थी। टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, खैर आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में कई प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाख और घास पाई जाती है। वृक्षों पर अलग अलग प्रकार की विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई थीं। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफ़ी अंधकार था। एक्टिविटी फर्स्ट, अपने घर की अलग अलग वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं का एक लिस्ट बनाइए जो ऐसे बना हो जिसे वन से प्राप्त किया गया हो, जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बॉक्स, कागज, माचिस की तिल्लियाँ और फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गम, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधि वाले पौधे यानी कि जड़ी बूटी भी वनों से ही प्राप्त उत्पाद हैं? शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष बहुत मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौध में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इनमें से कुछ ऐसे रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर ये नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि ये कैनोपी यानी कि वितान कहलाता है। एक्टिविटी सेकंड, पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के आधार पर टेबल को यहाँ फिल कीजिए। हर श्रेणी में पौधे का एक उदाहरण पहले से ही दिया गया है। अपने आसपास के किसी वन या उद्यान में जाइए, वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्गों, टीचर्स या पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखें उनकी विशेषताओं जैसे लंबाई, पत्तियों का आकार, शिखर, फूल और फलों को एक सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर के ड्राइंग भी बनाइए। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और साइज में हमेशा अलग अलग प्रकार का होता है। इसी कारण किसी वन में अलग अलग ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है। उन्हें अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं जिनके नीचे झाड़ियाँ और ऊंची घास की परतें होती हैं और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? बूझों ने पूछा। प्रोफेसर अहमद ने कहा, नहीं, ये अलग प्रकार के जलवायवीय परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पौधों की किस्मों में अलग पाई जाती है। जंतुओं के प्रकार भी अलग अलग वनों में अलग होते हैं। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के फूलों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया था। ऐसा करते समय उनके बाल और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गईं। बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सड़ गल रही पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ियाँ, गिलहरी, चींटे और अलग अलग छोटे जंतुओं भी दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के
ड्राइंग बनाने शुरू कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी और वो सूखी और छैमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाखों से ढकी हुई थी। छैमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। बच्चों ने अपने संग्रह के लिए अलग अलग बीज और पत्तियां एकत्र कर ली। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। क्या छैमान पदार्थ हमेशा गर्म होते हैं? प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर जानने के लिए एक एक्टिविटी करें। एक्टिविटी 3, एक छोटा गड्ढा खोदिए, इसे सब्जियों के कचड़े और सूखी पत्तियां से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ पानी भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए। क्या गड्ढा अंदर से गर्म लगता है? पहेली ने पूछा। वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखानों के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या होगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? प्रोफेसर अहमद ने बताया, तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि हरे पौधे किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वो शाकाहारी पक्षी हों या मांसभक्षी, भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें अक्सर और भी जंतुओं को भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेढक खाता है, मेढक को सर्प खा लेता है और ये खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं हमेशा एक दूसरे से संबद्ध होती है। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो ये अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंडलेस से देखने के लिए कहा। उन्हें छैमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे कीटों, मिलीपीडों, चींटों और भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अलावा यहाँ अनेक जीव और हैं। सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं। पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मृत पौधों और जंतुओं, ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। आपने ह्यूमस के बारे में पढ़ा होगा। आपने मिट्टी के कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है ये भी देखा। मिट्टी के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। पौधों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अब घटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति ये निश्चित करती है कि मृत पौधे और जंतुओं के पोषक तत्व मिट्टी में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहाँ से ये पोषक तत्व फिर से सजीव पौधों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? टीबू ने जवाब दिया कि मृत जंतु गिद्धों, कौवों
गिद्धड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने ये नहीं समझाया है कि वनों को हरे फेफड़ा क्यों कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पौधे जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसीलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूझो ने याद दिलाया कि उसने क्लास 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प निर्मुक्त करते हैं। यदि वृक्षों की संख्या कम होती तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता? टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पौधे और जंतुओं का आवास ही नहीं, वन क्षेत्र में अनेक समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ अलग अलग जनजाति भी हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन, रहने की जगह, पानी और औषधियाँ प्राप्त करती है। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के औषधि पौधों के बारे में जानते हैं। बूझो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था तो देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी झरने को पार कर रहा था। कुछ पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब से हो गए। झाड़ियाँ और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और सुरक्षा प्रदान करती है। ये उन्हें वन में रहने वाले पक्षी जीवों से सुरक्षा प्रदान तो करती है। टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना शुरू किया। अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और अलग अलग जंतुओं को लीदों के बीच अंतर दिखाया। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी से कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। बूझो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक छहमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भृंग और कैटरपिलर पनप रहे थे। अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये नवोद्भिद कुछ शाखों और पौधों में के हैं। जंतु भी कुछ पौधों के बीजों को वड़ित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पौधों को और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। ये सुनने के बाद बूझो ने अपनी नोटबुक में नोट किया। पौधों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है अलग अलग प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की अलग अलग किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। अब घटक वन में उगने वाले पौधों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। पहेली रिमेंबर्ड दैट शी सॉ अ पीपल सैपलिंग ऑन द साइड वॉल इन हर स्कूल। Can you help her to understand how this would have happened? अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तो तभी बारिश होने लगी
उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बारिश की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। वन वितान की सबसे ऊपरी परत बारिश की बूंदों को अलग कर रही थी, यानी छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश पानी वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी थी। लगभग आधा घंटे बाद वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी पत्तियों की परत अब कुछ गीली गीली हो गई, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता नहीं दिखाई दिया। बूझो मन ही मन सोच रहा था कि यदि तेज बारिश उसके शहर में हुई होती तो नाले और सारे सड़कें पानी से भर गई होती। जब आपके शहर में कई घंटों तक बहुत तेज बारिश होती है तो क्या होता है? प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्त्रावित होने देते हैं। ये वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष ना हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों और कई पौधों के मूल सामान्यतः मिट्टी को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मिट्टी वर्षा जल के साथ बह जाती है, यानी उसका अपरदन हो जाता है। लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफ़ी सुहावना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती है, यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है क्योंकि वन वहाँ से गुजरने वाली सड़कों के वाहनों को शोर को अवशोषित कर लेता है। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 साल पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। ये वन से घिरा हुआ भी था। सड़कों, इमारतों और इन सब का निर्माण औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और ये लुप्त होने लगे हैं। दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा है और वो पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर है। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को दिखाने के लिए कुछ और ड्राइंग बनाया। वन भ्रमण के बाद प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश से वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा, वन हमें ऑक्सीजन देते हैं, वे मिट्टी की सुरक्षा करते हैं और कई जंतुओं को आश्रय भी प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में बारिश का उचित स्तर बनाए रखने में मदद करते हैं। वन औषधि वाले पौधे और कई अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहने चाहिए।